इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें मिटाने की हर कोशिश उन्हें और अमर बना देती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर अनगिनत घाव हैं, जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई है, लेकिन जिसके हाथों में धनुष आते ही काल भी थर थर कांपने लगता है। हम बात कर रहे हैं सपादलक्ष के स्वामी, दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की। आज अर्जुन इनसाइट पर हम इतिहास के पन्नों में दबी उस सच्चाई को कुरेदेंगे जहां अपनों की गद्दारी थी, परायों का छल था और एक योद्धा का कभी न झुकने वाला स्वाभिमान था। पृथ्वीराज का बचपन किसी मखमल के बिस्तर पर नहीं बीता। 1166 में जब उनका जन्म हुआ तो अजमेर का चौहान वंश आंतरिक कलह से जूझ रहा था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान एक शांत स्वभाव के राजा थे, लेकिन उनके सामंत और चचेरे भाई हमेशा गद्दी पर नजर गड़ाए बैठे थे। जब पृथ्वीराज मात्र 11 साल के थे, उनके पिता का साया सर से उठ गया। एक छोटा सा बालक और दुश्मनों से घिरा साम्राज्य। यहाँ जन्म हुआ एक संरक्षिका का, उनकी माता कर्पूरी देवी। इतिहासकार बताते हैं कि कर्पूरी देवी ने ही पृथ्वीराज को राजनीति के वो दांव पेंच सिखाए जो तलवार से ज्यादा धारदार थे। इसी बचपन ने उन्हें सिखाया कि अपनों की मुस्कान के पीछे भी खंजर छिपे हो सकते हैं। उस दौर में अजमेर का दरबार गुटबाजी का केंद्र था, जहां कदम कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी। दिल्ली का सिंहासन, वो गद्दी जिसे पाने के लिए न जाने कितना लहू बहा। पृथ्वीराज के नाना दिल्ली के महाराजा अनंगपाल तोमर का कोई पुत्र नहीं था। उनकी 2 बेटियां थीं, एक का विवाह अजमेर हुआ, दूसरी का कन्नौज। अब यहाँ से शुरू हुआ वो पारिवारिक विवाद जिसने भारत का भविष्य तय किया। अनंगपाल ने अपने प्रिय नाती पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी चुना। कन्नौज के राजा जयचंद के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। वो उम्र में बड़े थे, वैभव में बड़े थे, फिर एक छोटा बच्चा दिल्ली का राजा कैसे? जयचंद के मन में लगी वो नफरत की आग ही थी जिसने आगे चलकर गौरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। जयचंद और पृथ्वीराज का विवाद केवल जमीन का नहीं बल्कि अहंकार का था। जयचंद की यह टीस आगे चलकर एक भयानक विश्वासघात में बदलने वाली थी। गद्दी संभालते ही अपनों ने रंग दिखाना शुरू किया। उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज जानते थे कि अगर शुरुआत में ही कमजोरी दिखाई तो पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, न कोई माफी न कोई रियायत। गुड़गांव के पास हुए उस भीषण युद्ध में पृथ्वीराज ने नागार्जुन की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज अपनी किताब तबकाते नासिरी में लिखता है कि पृथ्वीराज का खौफ ऐसा था कि उनके विद्रोही उनके नाम से कांपते थे। उन्होंने विद्रोहियों के सिर काटकर किले की दीवारों पर चिनवा दिए थे। ये एक संदेश था कि दिल्ली का सम्राट अब बच्चा नहीं रहा। ये उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें वे खरे उतरे। 1182 का वो साल जब पृथ्वीराज ने अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू की। उनका सामना हुआ महोबा के चंदेलों से। यहाँ इतिहास के 2 सबसे जाबाज भाई खड़े थे, आल्हा और ऊदल। जगनिक के आल्हा खंड के अनुसार ये युद्ध इतना भयानक था कि सरस्वती नदी का पानी भी लाल हो गया था। पृथ्वीराज ने ऊदल को मार गिराया, लेकिन आल्हा की वीरता देखकर वे खुद दंग रह गए। कहा जाता है कि आल्हा ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, लेकिन अपने गुरु के कहने पर उन्हें जीवन दान दिया। इस युद्ध ने पृथ्वीराज को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बना दिया, लेकिन उनके कई वफादार सामंत इस युद्ध की भेंट चढ़ गए, जो आगे चलकर गौरी के खिलाफ लड़ाई में उनकी कमी खली। इसी युद्ध के दौरान पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति को और मजबूती से लागू किया। अब कहानी में आता है वो हिस्सा जिसे सुनकर आज भी प्रेमी गर्व करते हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ किया और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। जानबूझकर पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति द्वारपाल की जगह खड़ी की गई, लेकिन संयोगिता का दिल तो पहले ही दिल्ली के उस वीर को दे चुकी थी जिसकी कहानियां उन्होंने अपनी सखियों से सुनी थी। जब संयोगिता ने उस बेजान मूर्ति के गले में वरमाला डाली तो सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे को चीरते हुए आए पृथ्वीराज चौहान। हजारों राजाओं की भीड़, जयचंद की विशाल सेना, और उनके बीच से पृथ्वीराज अपनी अर्धांगिनी को उठाकर ले गए। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि ये केवल एक विवाह नहीं बल्कि जयचंद की छाती पर मूंग दलने जैसा था। इसी दिन जयचंद ने तय कर लिया था कि चाहे भारत मिट जाए पर पृथ्वीराज नहीं बचना चाहिए। प्रेम की इस जीत ने एक महान साम्राज्य की नींव हिला दी। 1191
पश्चिम से एक क्रूर भेड़िया भारत की सरहद में घुस आया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वो मंदिरों को लूटने और अपनी सत्ता जमाने आया था। तराइन के मैदान में दोनों का सामना हुआ। गौरी की घुड़सवार सेना बहुत फुर्तीली थी, लेकिन राजपूतों के हाथियों और भारी तलवारों के सामने उनकी एक न चली। पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज ने अपने भाले के एक प्रहार से गौरी के दांत तोड़ दिए और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। गौरी घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके सैनिक उसे बचा ले गए। राजपूत सेना ने उन्हें मीलों तक खदेड़ा। यहाँ पृथ्वीराज ने वो धर्म निभाया जो राजनीति में घातक था। उन्होंने भागते हुए गौरी को जाने दिया। मिन्हाज लिखता है कि गौरी उस हार के बाद रात रात भर सो नहीं पाता था। वो शर्मिंदा था और वही शर्म उसकी ताकत बन गई। गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए गौरी 1 साल तक तैयारी करता रहा, जबकि भारत के राजा आपस में लड़ रहे थे। जयचंद ने कथित तौर पर गौरी को गुप्त रास्ते और पृथ्वीराज की कमजोरियां बताईं। 1192 में गौरी फिर आया, पर इस बार वो लड़ने नहीं, छल करने आया था। उसने सुबह के 3 बजे, जब राजपूत सैनिकों की सुबह की दिनचर्या शुरू भी नहीं हुई थी और वे पूजा में व्यस्त थे, पीछे से हमला कर दिया। राजपूती सेना बिखर गई। सम्राट ने अंतिम सांस तक लोहा लिया, लेकिन संख्या, बल और धोखे के सामने शौर्य कम पड़ गया। सिरसा के पास सरस्वती नदी के तट पर सम्राट को बंदी बना लिया गया। दिल्ली का सूरज अस्त हो चुका था। गद्दारी ने एक वीर की भुजाओं को बेड़ियों में जकड़कर इतिहास को बदल दिया। पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़कर गजनी ले जाया गया। गौरी ने शर्त रखी, मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दे दूंगा। सम्राट का जवाब था, राजपूत की गर्दन कट सकती है पर झुक नहीं सकती। क्रोधित गौरी ने उनकी आंखों में गरम सलाखें डलवा दी। सम्राट अंधे हो गए। तभी वहां पहुंचे उनके अभिन्न मित्र और दरबारी कवि चंदबरदाई। उन्होंने गौरी को सम्राट की एक विद्या के बारे में बताया, शब्द भेदी बाण। गौरी मजाक उड़ाने लगा। प्रतियोगिता रखी गई। सम्राट ने धनुष थामा और चंदबरदाई ने इतिहास की वो सबसे शक्तिशाली पंक्तियां पढ़ी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। बाण छूटा और सीधे गौरी के गले को पार कर गया। अत्याचारी का अंत हुआ। इसके बाद दोनों मित्रों ने एक दूसरे के सीने में कटार उतारकर वीर गति प्राप्त की। ये बलिदान आज भी भारत की मिट्टी में गूंजता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सम्राट की मृत्यु के बाद भी उनका अपमान जारी रहा। अफगानिस्तान के गजनी में मोहम्मद गोरी के मकबरे के बाहर पृथ्वीराज चौहान की एक साधारण सी समाधि बनाई गई थी। सदियों तक वहां एक शर्मनाक रिवाज था। जो भी गोरी के मकबरे पर जाता, उसे पहले सम्राट की समाधि पर अपमानजनक तरीके से पैर रखने पड़ते थे। सालों तक ये बात भारत के लोगों को चुभती रही, लेकिन 21वीं सदी में एक शेर दिल इंसान ने इस अपमान को खत्म करने का बीड़ा उठाया। शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान की धरती से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकाला और उन्हें वापस भारत की मिट्टी में लेकर आए। ये घटना आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि सम्राट की अस्थियां अंततः अपनी मातृभूमि की गोद में विश्राम कर रही हैं।